नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का शाम की संविधान की इस परिचर्चा में। और आज हम लोग इतिहास पर बात करेंगे। अनीश कुमार, मनीष लोधी राजपूत, चंद्र प्रताप सिंह, श्यामलाल लोधा, मुकेश लोधी, अंजलि राजपूत, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद, नमस्ते धर्मेंद्र, क्या हाल है? लोधी शैलेंद्र राजपूत, इंजीनियर प्रवीण राजपूत लोधी, मुकेश लोधी, जय स्वामी ब्रह्मानंद जी की, धर्मेंद्र सिंह वर्मा, रमेश वर्मा, दिलीप राजपूत, डॉक्टर मोनू राजपूत, महेश लोधी जी गुड इवनिंग, हरिशंकर राजपूत किसान, सुनील राजपूत, अन्नू लोधी, अमर सिंह प्रणाम, क्या हाल है भाई अमर सिंह, कहाँ हो? आसिफ इकबाल गुड इवनिंग आसिफ, अवध सिंह लोधी राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत, रामलखन राजपूत, गौरव लोधी राजपूत गुड इवनिंग गौरव, गौरव फ्रॉम बुलंदशहर, कविता पथरिया गुड इवनिंग, जय हिंद राजपूत, संदीप लोधी। थोड़ा सा कुछ लग रहा है मेरे को, पर ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। ओम प्रकाश राजपूत जी लोधी, भारत राजपूत, राहुल लोधी नरबरिया, रामकिशन राजपूत, संदीप लोधी, पद्मेश लोधी जी, राहुल लोधी नरबरिया, मंजू दयाल लोधी भारत राजपूत, सुशील लोधी, तो अमित राजपूत, ओमकार सिंह प्रणाम, ओमकार हाउ यू, श्रीमती कल्पना राजपूत, संदीप लोधी, नरेंद्र लोधी, राशन डीलर अलीगढ़ से। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में कुछ दिक्कत हो रही है, बट ठीक है। उसके बाद अजय राजपूत लोधी, जितेंद्र राजपूत, अनुराग सिंह गुड इवनिंग अनुराग, आई एम फाइन, आई होप यू ऑल्सो विल बी फाइन, क्लियर। सो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा करेंगे खिलजी वंश के बारे में। कल हम लोगों ने बात की थी जो गुलाम वंश का पहला वंश था उसके बारे में, देवी सिंह जी, सोनू लोधी अयोध्या, वीरेंद्र लोधी, वीरेंद्र ब्रजेश राजपूत अमापुर से, विनोद कुमार जी कासगंज से, और लोधी राकेश कुमार राजपूत, अभिषेक लोधी, लोधी जितेंद्र राजपूत, श्याम राजपूत, राम सजीवन लोधी अयोध्या, गुड वर्क। उसके अलावा संजीव वर्मा, ब्रजेश राजपूत जी भिंड से गुड इवनिंग, रोहित सिंह लोधी, मैं आई एम फाइन, हाउ यू, भूपेंद्र कुमार, गमनेश राजपूत कासगंज से, जितेंद्र उज्ज्वल कन्नौज से, सर्वेश राजपूत, जय हिंद सर्वेश जी, रेखा राजपूत, पूरन वर्मा, महेंद्र पाल सिंह राजपूत, शिव मोहन सिंह लोधी जी पन्ना से, दिनेश श्वेता सिंह जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग सभी के लिए, नमस्कार। लतेश राजपूत गुड इवनिंग, धर्मेंद्र सिंह वर्मा। आज तो मैंने ईयरफोन का यूज़ किया है, मुझे लगता है कि आवाज़ ठीक आ रही होगी, शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईयरफोन में तो आवाज़ ठीक आती है। चंदास जंगेल जी, मनोहर सिंह ठाकुर, लोधी सुशील लोधी भारत राजपूत, अनिरुद्ध सिंह राठ से, धीरेन्द्र राजपूत बुंदेलखंडी, सुनील सिंह जी हमारे बांदा से, लोधी देवेंद्र माहौर, नरेंद्र सिंह राजपूत, उत्पल सिंह वर्मा, तानाशाह राजपूत लोधी अमेठी, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या सभी के लिए, सबका स्वागत है। भमर सिंह नरवरिया साहब, अजय प्रताप राजपूत जी, भारती राजपूत, निखिल सिंह सूर्यवंशी, पवन कुमार राजपूत, रंजीत लोधी,
चलिए हम अब आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा इतिहास की चर्चा में। नहीं, मुझे लगता है ये शायद आवाज़ थोड़ा ईयरफोन से दिक्कत हो रही है, बाकी तो ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। तो जैसा कल हमने चर्चा की थी बलबन के बारे में, और हमने देखा था कि बलबन के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत सक्षम नहीं थे, और उसके उत्तराधिकारी केवल 3-4 साल ही शासन कर पाए। और उन्हीं का एक जो अधिकारी था, बलबन की सेना का एक अधिकारी जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद खलजी। जलालुद्दीन मोहम्मद खलजी, उसने क्या किया कि अंतिम जो राजा था क्यूमर्स, मतलब अंतिम सुल्तान, उसको मार के वो खुद जो है गद्दी पर बैठ गया। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कल हमने चर्चा की थी कि जलालुद्दीन खिलजी को बहुत समय नहीं मिला, 1290 से लेकर 1296, 6 साल तक वो शासन किया। और इन 6 सालों में भी वो विद्रोहों को दबाता रहा। लेकिन मैं एक कुछ समय आपसे लूँगा, क्योंकि हो सकता है किसी का फ़ोन आए, तो मैं इसको ईयरफोन मोड में लगाना भूल गया था। हाँ, ठीक है। जलालुद्दीन जो खिलजी था वो खिलजी वंश का संस्थापक था, और 1290 में वो दिल्ली का सुल्तान बना। लेकिन आगे चल कर के उसके समय विद्रोह होते रहे, कड़ा मानिकपुर के एरिया में विद्रोह होते रहे। उसके समय में दिल्ली के आसपास बहुत सारे विद्रोह में विद्रोह होते रहे। तो वो विद्रोह को दबाता रहा, और उसका जो भतीजा था, उसके भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसा कल हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी गया था कड़ा मानिकपुर के विद्रोह को दबाने के लिए। कड़ा मानिकपुर का एरिया है इलाहाबाद और चित्रकूट के बीच में। वहाँ पे एक बार विद्रोह हो गया, और वहाँ जो विद्रोह किया उस आदमी का नाम था मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू का जब विद्रोह हो गया तो उसको दबाने के लिए उसने भेजा अलाउद्दीन खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर के मलिक छज्जू को हरा दिया, और एक तरीके से कड़ा और मानिकपुर पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जो कड़ा मानिकपुर का इक्ता या जो सूबा था, जलालुद्दीन खिलजी ने, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया था, तो वो सूबा उसने उसी को सौंप दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो नहीं चाहता था कि वो केवल एक किसी सूबे का सूबेदार बन के रहे। उसके दिमाग में चलता था कि मुझे दिल्ली का सुल्तान होना चाहिए। और ऐसे में उसने कड़ा और वो साउथ के कई सारे अभियान वो करता रहता था। वो उसने जहाँ वो जाता था लूट भी करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया कि बहुत सारा लूट का माल है और आप जाके ले लो। तो जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने आया, और कहा जाता है कि कहीं इलाहाबाद के आसपास कहीं गंगा नदी के किनारे उसने उसकी हत्या कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, यानी अपने ही चाचा की या अपने ही ससुर की। क्लियर? और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसने अपने आप को खुद दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विजेता सुल्तान था। एक तरीके से दिल्ली सल्तनत में जितने सुल्तान हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सुल्तान है तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। चाहे उसकी विजय हो, जो उसने जीत हासिल की, भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया, या उसके द्वारा किए गए प्रशासन के सुधार हो, या उसके द्वारा बाजार नियंत्रण की व्यवस्था हो, या मंगोल आक्रमणों को विफल करना हो, या जो दिल्ली के आसपास जो विद्रोह होते थे उनको दबाना हो। तो कुल मिलाकर के सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी हमें दिखाई देता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 1296 ईस्वी में 1296 एडी में दिल्ली का सुल्तान बना। उससे पहले हम जान ले वो था क्या उसका। बेसिकली उसका असली जो नाम था वो था अली गुरशप। उसका असली नाम अली गुरशप था, और वो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी के भाई का बेटा था, और साथ ही साथ जलालुद्दीन खिलजी का वो दामाद भी था। अपने चाचा की हत्या करने के बाद जब वो दिल्ली सल्तनत पर बैठा तो उसने दिल्ली सल्तनत का इतना विस्तार किया कि पूरे भारत में उसके बाद केवल मुगल ही इतने एरिया तक पहुंच पाए, बाकी कोई पहुंचा नहीं। केवल मुगल जो थे सिर्फ वही वहां तक पहुंच पाए, उससे पहले कोई सुल्तान वहां तक नहीं पहुंचा। तो बहुत बड़े क्षेत्र में उसने साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम आते हैं कि उसके समय 2-3 समस्याएं थी।
एक उसके समय समस्या ये थी कि मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय शुरू हो गया था, तो मंगोल हमले से हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना, एक तो काम ये था। दूसरा, दिल्ली के आसपास बहुत सारे एरिया में, जैसे कहा ना बलबन ने मेवात के विद्रोह को दबाया, दोआब के विद्रोह को दबाया, उसी समय उसके काल में ये विद्रोह होने के भी खतरे हमेशा रहते थे। और दिल्ली सल्तनत नई नई स्थापित हुई थी, बलबन ने हालांकि इसको मजबूती दी थी, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे आसपास पड़ोस में ऐसे राजा राज करते थे जो कभी कभी दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बन सकते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये पूरा चीज़ों पर विचार किया और उसने सबसे पहले एक नीति अपनाई जिसको कहते हैं साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार की नीति। और जो साम्राज्य विस्तार की नीति है, अलाउद्दीन खिलजी से बेहतर दिल्ली सल्तनत में कोई और कर नहीं पाया। उसने लगभग जहां भी हमला किया, जहां भी जिस भी राज्य पे हमला किया, लगभग अलाउद्दीन खिलजी ही जीता, उसको सफलता मिली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे किया, कौन कौन से राजाओं से उसने युद्ध किया और दिल्ली सल्तनत को उसने कहां से कहां पहुंचा दिया, पहले हम ये बात करेंगे। उसके बाद उसके प्रशासनिक सुधार, उसके बाजार संबंधी सुधार, उसके भूमि सुधार, और क्यों दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विजेता उसको कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात हम लोग करेंगे। जैसा मैंने कहा कि 1296 ईस्वी में वो सुल्तान बना और उसने 1298 ईस्वी में अपने साम्राज्य विस्तार को आरंभ कर दिया। उसने अपने साम्राज्य विस्तार को आरंभ कर दिया। सबसे पहले उसने गुजरात विजय के लिए अभियान किया और गुजरात में जाकर के उसने वहाँ पे, हमने चर्चा की थी आपसे मध्यकाल में कि गुजरात में राजपूतों में से एक वंश था चालुक्य या सोलंकी राजपूत। जो चालुक्य और सोलंकी राजपूत खत्म हो गए थे तो उसकी जगह वहाँ नया वंश आया था, उसका नाम था बाघेला वंश। आप लोगों को याद होगा बाघेला वंश। तो जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था तो उस समय गुजरात पर जिस वंश का राज्य था उसका नाम था बाघेला वंश और उसका राजा था कर्ण, राजा कर्ण। तो 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया और गुजरात में राजा कर्ण को उसने हरा दिया और सोमनाथ और सूरत को भी लूट लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो पहला उसका अभियान था गुजरात की ओर। उसके बाद दूसरा उसका अभियान था जैसलमेर। वहाँ पर राजपूत एक राजा था, राजा दूदा, राजपूत राजा दूदा को उसने हराया 1299 ईस्वी में, उसके अगले साल। उसके बाद 1301 ईस्वी में उसने रणथंबोर पे हमला किया। किस पर? रणथंबोर। और रणथंबोर कहाँ था? राजस्थान में। आपको सुना होगा रणथंबोर का किला। तो रणथंबोर पे उसने किला किया और रणथंबोर पे राजा हम्मीर देव राज करते थे। राजा हम्मीर देव को उसने पराजित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। राजा हम्मीर देव के ऊपर एक महाकाव्य भी लिखा गया जिसको बोलते हैं हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य। उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है उसका बहुत चर्चा में रहता है वो है चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया और चित्तौड़ का राजा था राणा रतन सिंह। तो राणा रतन सिंह पर उसने हमला किया और वहीं से जो पद्मिनी वाली कहानी है पद्मावती की, वहीं से सुनने में मिलती है कि पद्मावती उसकी रानी थी और उसको वो जीत करके ले आया था। उसके बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है, फिल्म भी आपने देख ली होगी। ये कहा जाता है कि श्रीलंका के राजा की वो बेटी थी पद्मावती और राणा रतन सिंह से उसका विवाह हुआ था और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर विजय प्राप्त की तो वो पद्मिनी को भी ले गया या पद्मिनी ने जौहर कर लिया। कुछ ऐसी कहानी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इतिहासकार उसको पद्मिनी के जो जौहर है पद्मावती का, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इतिहासकार एक तरीके से संतुष्ट नहीं है। नहीं, पद्मावत जो महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य की रचना उसके बहुत समय बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जो पद्मावत महाकाव्य है उसकी रचना शेरशाह सूरी के समय पर मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें जानकारी मिलती है उसमें यही कहा जाता है कि जब उसने हमला किया तो बहुत सारी स्त्रियों के साथ पद्मावती ने जौहर कर लिया। ऐसा कहानी है, पर इतिहास में क्या सही है क्या नहीं उसके बारे में हम लोग नहीं जा सकते और आगे हम लोगों को चर्चा करना इस पे आवश्यक भी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 1304 ईस्वी में, यानी उसके नेक्स्ट ईयर चित्तौड़ के बाद उसने सौंख पड़ती है एक जगह मथुरा के पास, सौंख पे हमला किया और सौंख को जीत लिया। सौंख पे उस समय राजा थे राजा नाहर सिंह। तो सौंख के राजा नाहर सिंह को हराया और मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों को उसने जीत लिया। किसने?
अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य प्रदेश की ओर रुख किया और मध्य प्रदेश में उसने सबसे पहले 1305 ईस्वी में मालवा पे हमला किया। मालवा में आप जानते हो जो धार है, मांडू है, उज्जैन है, चंदेरी है, अशोकनगर है, ये सब मालवा का हिस्सा थे। उस समय का जो मालवा राज्य था, तो मालवा पे उस समय राजा राज करते थे, राजा महलक देव। राजा महलक देव को परास्त किया उसने और पूरे के पूरे में मालवा क्षेत्र को अपने आधिपत्य में ले लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद राजस्थान में एक एरिया पड़ता है जालौर। उस जालौर के एरिया पर भी 1311 ईस्वी में एक राजा थे काहनदेव, वहां भी उसने हमला किया और अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की। जैसा आप जानते हैं ग्वालियर इत्यादि जो एरिया थे, कालिंजर, ग्वालियर और ये दोआब का एरिया पहले से ही दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य में था। तो कुल मिलाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को पहुंचा दिया द्वारका तक, जहां समुद्र लगता है गुजरात में। पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश जीत लिया। ये था एक तरीके से उत्तर भारत। और उत्तर भारत में ऊपर तक उसका राज्य कहां तक था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी अलाउद्दीन खिलजी के ही अधीन आता था। क्लियर? अब उत्तर भारत को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी यही नहीं रुका। अलाउद्दीन खिलजी यहां पर ही नहीं रुका, उसने फिर से प्लानिंग की और साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को जीतने का अभियान आरंभ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने का, अपने आप को वो द्वितीय सिकंदर कहता था, सेकंड अलेक्जेंडर बोलता था, मतलब सबसे बड़ा विजेता रहा है वो भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल में। तो अब उसके दिमाग में आया कि उत्तर भारत तो पूरा जीत लिया, राजस्थान भी जीत लिया, गुजरात भी जीत लिया, ये सारे राज्य जीत लिए और साम्राज्य का विस्तार काफी हो गया, तो क्यों ना अब दक्षिण भारत पर प्रयास किया जाए। दक्षिण भारत में उसने अपने अभियान की शुरुआत की और दक्षिण में उसने तेलंगाना का राज्य था उस समय, तेलंगाना, महाराष्ट्र में देवगिरी और होयसल कर्नाटका में, ये 3 बड़े राज्यों पर उसने विजय हासिल की। सबसे पहले वो तेलंगाना गया 1303 ईस्वी में और वहां के राजा थे प्रताप रुद्र देव, उसको पराजित किया अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने महाराष्ट्र में देवगिरी एक जगह पड़ती थी जहां पे यादव वंश के राजा थे रामचंद्र देव, उनको पराजित किया। और उसके बाद कर्नाटका में एक जगह थी होयसल राजवंश, उनका राजा था बीरबल्लाल तृतीय। इन तीनों दक्षिण भारत के लोगों को उसने हराया अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने। और इन सेनाओं का जो नेतृत्व कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था मलिक काफूर। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया था तो गुजरात की विजय से वो मलिक काफूर को लेके आया था। मलिक काफूर क्या था? एक दास था। क्या था? एक दास था जिसको खरीदा गया था और वो हबसी था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर उसको लेके आया, मलिक काफूर को लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी। और बाद में मलिक काफूर ही ज्यादातर जो अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन अभियानों का वो नेतृत्व करता या नेता रहा था। तो अब हम देखते हैं कि कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, ये जो पूरा का पूरा उत्तर और मध्य भारत है, ये सारा का सारा किसके आधिपत्य में आ गया था? अलाउद्दीन खिलजी के। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक कहा जाता है। उससे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य किसी और ने आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए वो अपने आप को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर भी कहता था। और खाली अलाउद्दीन खिलजी विजेता नहीं था, विजेता के अलावा वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, मतलब वो बहुत सोचता था। उसने इकोनॉमी को एक नया मॉडल दिया, दिल्ली सल्तनत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको नया स्वरूप दिया। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भूमि आती थी, जमीन, उस जमीन के राजस्व वसूली का, जमीन पे किस तरीके से कार्य किए जाए, ये सारी की सारी चीजें भी उसने नए सिरे से बनवाई। क्लियर? और उसके अलावा जो बाजार था, मार्केट, उस मार्केट की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी उसने बहुत सुचारू रूप से स्थापित किया। तो बड़ा, मतलब ही वॉज ए ट्रू लीडर, इनिशिएटर। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने कई चीजें स्टार्ट की। उसने ही जो है भारत में पहली बार भूमि माप की शुरू करवाई। भूमि को मापने की जो व्यवस्था थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई और अलाउद्दीन खिलजी ने ही भारत में सबसे ज्यादा एरियाज को जीता।
तो आगे हम आएंगे, यही देखेंगे कि उसने कौन कौन से सुधार किए और उसका प्रशासन क्या था, और जो बाजार व्यवस्था है जिसके कारण उसे इतिहास में जाना जाता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं लेन पूल। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको मालूम रहता है। लेन पूल नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री था, मतलब पॉलिटिशियन के साथ साथ वो इकोनॉमिस्ट भी था। मतलब उसके दिमाग में राजनीति तो थी ही थी, उसके अलावा वो बहुत बड़ा क्या था, अर्थशास्त्री। वो जानता था कि सल्तनत को कैसे चलाया जाए और कैसे आर्थिक सुधार किए जाए। तो अब उसके बारे में जाते हैं कि सबसे पहले उसने क्या किया कि जितनी भी वस्तुएं थीं, सबसे पहले उसने बाजारों का सुधार किया, मार्केट का। और मार्केट को उसने 4 भागों में बांट दिया। 4 तरह की मार्केट, साधारण मार्केट, कपों की मार्केट, दासों की मार्केट और कुछ अलग वस्तुओं की मार्केट। तो 4 तरह की मार्केट उसने बना दी। हर वस्तु के उसने दाम तय कर दिए। अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने हर वस्तु के दाम तय कर दिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि देखो कितना बारीकी से काम किया अलाउद्दीन खिलजी। उसने कपड़े के लिए, खाद्य वस्तुओं के लिए, सब्जियों के लिए, फलों के लिए, जूतों के लिए, कंघियों के लिए, घोड़ों के लिए, प्यालों के लिए, रेवाड़ियों के लिए, बर्तनों के लिए अलग अलग बाजार बना दिए अलाउद्दीन खिलजी ने। और गुलामों के लिए, वेश्याओं के लिए, नौकरों के लिए भी अलग अलग बाजार उसने बना दिए। और बाजार में उसने सारी वस्तुओं की दरें तय कर दी। जैसे गेहूं, तो गेहूं जो 1 मन जो गेहूं था उसकी कीमत थी उसके ज़माने में 7.5 जीतल। अब ये जीतल क्या होता है? इल्तुतमिश की चर्चा में आपने सुना होगा, परसों जब हमने बात कही थी तो हमने कहा था कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 2 सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के चलाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। तो वही जो जीतल है वो इसीलिए सिक्का है। 7.5 जीतल देने पर 1 मन गेहूं मिलता था, 4 जीतल देने पर 1 मन जौ मिलता था। इसका मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय गेहूं की कीमत ज़्यादा थी, जौ की कीमत कम थी। 5 जीतल देने पर 1 मन चना मिलता था। आज उल्टा है, आज चना महंगा है, गेहूं सस्ता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में चना सस्ता था, गेहूं महंगा था। और क्या था उसके अलावा? आप देखेंगे चावल, 5 जीतल का 1 मन। उसके अलावा मांस बड़ा सस्ता था। जो मांस है, मीट बहुत सस्ता था। 1 मन मीट भी 5 जीतल का था। 5 जीतल में 1 मन मीट आता था। उसके अलावा खांड जो होती थी 1.5 जीतल में 1 मन 1 सेर, और जो मक्खन होता था वो 1 जीतल में 2.5 सेर। उसके अलावा उड़द 5 जीतल में 1 मन, नमक 2 जीतल में 1 मन। तो ये जो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुओं के उसने दाम फिक्स कर दिए ताकि कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए, कोई अव्यवस्था। वो बहुत सख्त आदमी था, उसने शराब वराब सब बंद करवा दी थी। बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था और उसके शासनकाल में उसने कभी चीज़ों के दाम नहीं बढ़ने दिए। 1 मन का मतलब होता है 40 सेर। 1 मन का मतलब होता है 40 सेर। और 40 सेर मतलब जो शेर होता है बेसिकली वो किलो से थोड़ा छोटा होता है। किलो उससे बड़ी इकाई है, शेर उससे थोड़ा छोटी इकाई होती है। तो 40 शेर को 1 मन कहा जाता था उस समय। पहले हमारे जो दादाजी वगैरह थे वो शेर का उपयोग करते थे, शेर का, मन का, पसेरी का, ढैया का वो लोग उपयोग करते थे हमारे दादाजी उस ज़माने में। अब तो सब कुछ किलो में चलता है, किलो में, लीटर में। पहले वो चलता था शेर, ढैया, पसेरा, मन। अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो पहला क्या किया उसने? सारी की सारी वस्तुओं के भाव निश्चित कर दिए। दूसरा उसने क्या किया कि वस्तुओं की जो प्राप्ति होगी, यानी जो चीज़ें मार्केट में आएंगी उसका रास्ता उसने फिक्स कर दिया कि कोई उसको अवरोध नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए दोआब से गेहूं आना है, जौ आने हैं, चावल आने हैं, तो पूरे रास्ते को उसने सुरक्षित कर दिया। कोई लूटपाट नहीं कर सकता था, कोई हिंड्रेंस, अवरोध पैदा नहीं कर सकता था। जहाँ से जो माल आना है वो माल प्रॉपर मंडियों तक पहुँचता था। तो खाली उसने मूल्य निश्चित नहीं किए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने उस माल की बाकायदा उपलब्धि हो सके इसके भी उसने प्रॉपर इंतजाम किए। इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कुशल प्रशासक था। और मैं आपको बताऊं क्या किया उसने। जो मंडी होती हैं, मंडियों की निगरानी करने के लिए उसने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था शहनाए मंडी। शहनाए मंडी करके एक अधिकारी बनाया और उस अधिकारी का काम था कि मंडी में जो जितनी चीज़ें आ रही हैं
प्रॉपर आ रही हैं या नहीं आ रही, प्रॉपर सेल हो रही है या नहीं हो रही है, कुल मिला करके उसने वो सारे अरेंजमेंट करवा दिए ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। दूसरा, 100 कोस तक, दिल्ली से 100 कोस का मतलब समझ लीजिए आप 250 किलोमीटर तक, तो दिल्ली से आगरा और उससे आगे तक 250 किलोमीटर चारों तरफ उसने बाकायदा रास्तों को सुरक्षित कर दिया ताकि गाड़ियां, जो बैलगाड़ियों में जो सामान आता था वो सारा का सारा सामान बहुत आसानी से पहुंच जाए। क्लियर? राशन इत्यादि अच्छे तरीके से रखे रहे, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया कि राशनों के लिए गोदाम बना दिए दिल्ली में बड़े बड़े, और वो गोदाम में चीज़ें रखी जाती थी कि अगर कभी अकाल पड़ जाए, कभी बारिश हो जाए तो दिल्ली के जो बाशिंदे हैं, जो शहरी लोग हैं, उनको दिक्कतें ना हों। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े बड़े गोदाम बनवाए। और अपनी इस चीज़ को एग्जैक्टली कैसे लागू किया जाए, उसने कहा कि अगर कोई भी आदमी घटतौली करेगा, मतलब कम तौलेगा, अगर किसी व्यक्ति ने बाजार में किसी व्यक्ति को कम सामान दिया तो अलाउद्दीन खिलजी उसका मांस, उतना ही मांस कटवा लेता था। जैसे अगर आपने 100 ग्राम जो है कम तौला तो 100 ग्राम मांस उस दुकानदार का कटवा लेता था वो। तो एक तरीके से ऐसा उसने खौफ पैदा कर दिया था कि किसी की हिम्मत नहीं थी बेईमानी करने की। आजकल तो आपने देखा होगा कि भारत में ये एक बड़ी समस्या है, भारत के अंदर कमतौली करना, घटतौली करना, ये एक मतलब बहुत बड़ी समस्या है। मिलावट भारत में बहुत बड़ी समस्या है कि लोग मिलावट का सामान बेचते हैं, घटतौली करते हैं। पेट्रोल पंप पे देखिए कई जगह खबरें आती हैं कि पेट्रोल पंप कम दे दी, पेट्रोल कम दे दिया, कई सामान दुकानदार कम दे देते हैं। तो भारत के चरित्र में वो चीज़ें नहीं है, गिरावट आई है, वो समस्याएं हैं। आप देखिए कि कई बार लोग शिकायत करते हैं कि साहब पेट्रोल पंप पे जो है हमारे 1000 रुपये में केवल 2 लीटर ही पेट्रोल मिला गाड़ी में। ऐसी बहुत सारी खबरें मिलती हैं। तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये जो हम लोग महानता के गुण गाते हैं, ऐसी महानता चरित्र में लोगों के है नहीं। लोगों के चरित्र में उतनी महानता नहीं है जितना गुणगान इतिहास में किया जाता है, ऐसा नहीं है। जापान की तुलना में अगर भारत से हम तुलना करें, जापान और भारत की, तो जापान के अंदर बहुत ऊंचे दर्जे का चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र। क्या राष्ट्रीय चरित्र है? मेरे एक मित्र थे और उनके बड़े वाले भाई डॉक्टर थे, तो वो एक बार जापान गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए। तो जहां वो रहते थे वहां पर कोई गांव से दूध सप्लाई होता था एक शहर में, तो वो भी दूध लेते थे। तो जो दूध लेते थे उससे उन्होंने एक बार पूछा कि तुम लोग क्या अपने जो है दूध में पानी नहीं मिलाते हो? तो जापान का जो दूध वाला था उसने उनको जवाब दिया कि हम पानी मिलाएंगे तो इससे हमारे नागरिक कमजोर हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएंगे? हमारे नागरिक कमजोर हो जाएंगे। और भारत में जो चीज़ें बेच रहे हैं लोग, यूरिया का मिला हुआ दूध, रिफाइंड का मिला हुआ दूध, तमाम मिलावट के सामान, कंकड़ी, रोड़ी, सब बेच रहे हैं। मतलब भारत में हम लोग कहते जरूर हैं, लेकिन भारत में जो राष्ट्रीय चरित्र है बहुत कमज़ोर है। यहाँ पर हर आदमी मुनाफाखोरी के चक्कर में, हर आदमी अपना फ़ायदा उठाने के चक्कर में रहता है। और यहाँ राष्ट्र से और राष्ट्र के लोगों से उतना प्रेम लोगों को है नहीं जितना दिखता है। यहाँ पर बहुत भयंकर किस्म की राष्ट्रीय चरित्र की गिरावट भारत में है। इसलिए आप देखेंगे कि आपको रोज़ाना कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें, इस तरह की चीज़ें रोज़ाना आपको दिखती होंगी, टीवी न्यूज़ में कहीं ना कहीं आपको मिल जाती होंगी। और यही भारत सबक सीख नहीं पाया। कई बार क्या है, लोगों को अगर ये व्याख्या हम करें तो लोग इस व्याख्या को थोड़ा सा अलग अर्थों में ले जाते हैं, लेकिन ये बड़ा कारण रहा है। इसके कारण क्या है, जो नेशनल बॉन्डेज है, हम में आपस में पारस्परिक जो विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है। मैं जाऊंगा, मैंने अपने छोटे बच्चे को भेज दिया किसी दुकान पे, तो मुझे इस बात का अंदेशा रहेगा कि मेरे बच्चे को वो कम सामान देगा या गलत दे देगा, तो उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव कभी नहीं आएगा। और जो बॉन्डेज होती है एक राष्ट्रीय नागरिक की, वो बॉन्डेज कभी नहीं बनेगी। तो ये भारत की बहुत बड़ी समस्या रही है और फिर कभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आगे हम देखेंगे कि उसने प्रशासनिक व्यवस्था में क्या काम किए। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले इल्तुतमिश और बलबन दोनों लोग मिलकर के लगभग भारत का प्रशासनिक ढांचा तैयार कर चुके थे। लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या था, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था, वो चीज़ों को एकदम अप्लाई करता था। उसके समय में आकर के दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरीके से व्यवस्थित हो गया। और उसमें हम कुछ प्रमुख अधिकारी देखते हैं कौन कौन थे। जैसे दीवाने बिजारत बेसिकली वित्त विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, एक तरीके से आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद था दीवाने आरिज का काम था सैन्य विभाग, आर्मी।
उसके बाद अगला जो विभाग था दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम था दीवाने इंशा। दीवाने इंशा का मतलब शाही सचिवालय, शाही सचिवालय जिसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उसके बाद एक विभाग था दीवाने रसातल, दीवाने रसातल। तो जो दीवाने रसातल था उसका काम था विदेश मंत्रालय को देखना। क्या था? विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय का जो काम था उसका नाम था दीवाने रसातल। क्लियर? आगे बाजार जो नियंत्रण था, मार्केट को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए एक और अधिकारी था, उसका नाम था दीवाने रियासत, जो अलाउद्दीन खिलजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था दीवाने रियासत के नाम से। तो ये उस समय के प्रमुख अधिकारी थे। और कुछ और अधिकारियों की चर्चा भी हम लोग करेंगे। आगे हम देखेंगे कि किसने किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। उसके अलावा भूमि संबंधी सुधार थे जो उसने पहली बार लागू किए, उससे पहले किसी और व्यक्ति ने नहीं किए। तो राजस्व के लिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की कि भारत में राजस्व व्यवस्था कैसे बेहतर की जाए। भारत मतलब उनके लिए हिंदुस्तान और जो दिल्ली सल्तनत है। तो एक अधिकारी की नियुक्ति की, उसका नाम था दीवाने मुस्तक राज। ये जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये नाम बहुत एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं। दीवाने बेजारा, दीवाने आरिज, दीवाने रसातल, दीवाने इंसा, दीवाने रियासत, दीवाने मुस्तक राज। ये जो सारे के सारी टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, ये शब्दावली बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में आती है। लोगों को यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और जो लोग यहाँ तैयारी करके चलते हैं, क्योंकि ये एक से रहेंगे आगे तक, तो बहुत सारे आंसर को हम लोग टैकल कर पाते हैं। तो सबसे पहले उसने राजस्व विभाग को पुनर्गठित किया, सुव्यवस्थित किया और उसके लिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसका नाम था दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि गांव से लेकर के और केंद्र तक उसने अलग अलग लेवल पे अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए। जैसे गांव के स्तर पे जो आदमी राजस्व की वसूली करेगा, उसके लिए एक अधिकारी बनाया जिसका नाम था चौधरी या मुकद्दम, चौधरी या मुकद्दम। तो जो लोग ये कहते हैं ना, कई लोगों के आपने नाम सुने होंगे चौधरी, कई लोग चौधरी लिखते हैं अपने नाम के आगे पीछे, कई लोग मुकद्दम लिखते हैं, मुकद्दम। तो जो चौधरी या मुकद्दम थे, ये बेसिकली कोई जाति नहीं है, ये कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। भारतीय संस्कृति में चौधरी और मुकद्दम किसी भी जाति समूह में नहीं आते। ये कौन लोग हुआ करते थे? जिन लोगों को गांव के क्षेत्रों से राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाता था दिल्ली सल्तनत की ओर से। तो ग्रामीण स्तर पे जो अधिकारी होता था, आप समझ लीजिए आज की डेट में आपका लेखपाल, आज जो आपका लेखपाल है वही काम करता है। तो जो आज काम लेखपाल करता है, उस जमाने में इस काम के लिए दिल्ली सल्तनत में जो अधिकारी था उसका नाम था चौधरी या मुकद्दम। तो जो चौधरी हुआ करते थे, मुकद्दम हुआ करते थे, वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व वसूल करके राजकोष में जमा करते थे। आगे चल करके क्या हुआ कि जो चौधरी मजबूत जातियों के लोग चौधरी बनने लगे, तो फिर चौधरी लोगों का टाइटल ही बन गया। जैसे पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर चौधरी लगाते हैं, बिहार में आप जाएंगे तो आपको कुर्मी लोग गुर्जर लगाते हैं, यूपी में कुर्मी गुर्जर। तो मतलब दक्षिण भारत में जो लोग चौधरी है वो अलग हैं, वो अलग जाति के लोग चौधरी लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के चौधरी टाइटल को जिन लोगों के पास जागीरदारियां थी, गांव की, गांव के रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारियां थी, उन लोगों ने चौधरी लगाना शुरू कर दिया। बाद में चल करके एक जाति ने इसको अपनी पहचान बना लिया। आगे चल करके इसी तरह का एक टाइटल हम देखेंगे, पटेल। जो पटेल है, पटेल भी बेसिकली पटेलाई होती थी, रेवेन्यू कलेक्शन का काम पटेल लोग करते थे। तो आगे चल करके कुछ लोगों ने पटेल लगाना शुरू कर दिया। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में चौधरी कोई एक जाति नहीं है, जाट भी चौधरी लगाते हैं, गुर्जर भी चौधरी लगाते हैं, अनुसूचित जाति एससी के जो लोग हैं वो भी चौधरी लगाते हैं, कुर्मी लोग भी चौधरी लगाते हैं, दक्षिण भारत में आंध्रा वगैरह में और कोई और समाज के लोग हैं वो चौधरी लगाते हैं। तो चौधरी कुल मिलाकर के क्या था? एक टाइटल था, एक अधिकार पत्र था गांव से राजस्व वसूल करने का। तो ये गांव का अधिकारी था सल्तनत काल में। उसके बाद गांव से ऊपर जो बड़ी इकाई थी उसका नाम था परगना। गांव से ऊपर जो बड़ी इकाई थी उसका नाम था परगना। और परगना से जो राजस्व वसूल करता था उसका नाम था खुत, उसका नाम था खुत। और ये खुत नाम का अधिकारी था। खुत जो है शब्द का कम प्रयोग होता है, आपने शायद सुना नहीं होगा। कई गांवों को मिला के एक परगना बनता था और परगना में जो राजस्व वसूल करता था वो आदमी था, वो अधिकारी कहलाता था खुत। आपने देखा होगा कि
जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतों से जो बड़ी इकाई होती है आज उसको न्याय पंचायत बोलते हैं, मतलब कई गांवों की मिलाकर के न्याय पंचायत होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब चौधरी मुस्लिम लोग भी लगाते थे, चौधरी मुस्लिम आज भी मुस्लिम लगाते हैं, आज भी बहुत सारे मुस्लिम लोग भी चौधरी लगाते हैं। चौधरी, पटेल, खूत, मुकद्दम, नंबरदार, ये राय साहब, ये सब उपाधियां हैं, ये सब उपाधियां हैं, ये कोई जाति नहीं है, ये सब उपाधियां हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी को मिलती थी और उसके वंशज लगाने लगे, और वो आदमी अगर प्रभावशाली हुआ तो उस आदमी की जो जाति थी उस जाति के सारे लोग लगाने लगे। इस तरह की चीजें इतिहास में हुई हैं, लेकिन ये इससे पहले ये कभी नाम नहीं मिलता। चौधरी, खोत, मुकद्दम, पटेल, ये इससे पहले कभी नहीं मिलेंगे भारत के इतिहास में आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे इनके प्रशासन में क्या था, भू राजस्व की जो दर थी बहुत ज्यादा थी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी बहुत सख्त आदमी था, वो 50% टैक्स लेता था, मतलब कुल अगर आपकी इनकम है तो उसका 50% वो टैक्स ले लेता था, भू राजस्व। तो बहुत कठोर जो है दरें थी उसकी राजस्व की। आगे हम देखते हैं, इस अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के सुधार के लिए काम किया और पहली बार भूमि की माप करवाई, भूमि की माप करवाई, और भूमि की माप की जो व्यवस्था थी उसको कहा जाता मसाहत, मसाहत। और जो इकाई मानी गई, भूमि इकाई, सबसे छोटी इकाई बिस्वा मानी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापने के लिए जिस सबसे छोटी इकाई को प्रयोग में किया उसका नाम था बिस्वा। आज भी मेरे ख्याल से सभी जगह लोग बिस्वा ही इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे अलीगढ़ में 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। मुझे लगता है देश भर में शायद इसी बिस्वा के आधार पर भूमि का मापन किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी एक और खुरापाती काम करता था कि जब भी वो आक्रमण करता था तो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे, इसके लिए जो लूट का जो माल होता था, जिसको गनीम बोलते थे या जिसको खुम्स कहते थे, खुम्स, खुम्स मतलब लूट का माल, तो लूट के माल में से 4/5 वो रखता था अपने पास और 1/5 सैनिकों में बांट देता था। इस कारण से उसके सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहता था और वो उसके लिए युद्ध करने को तत्पर रहते थे। तो एक जानकारी हमें यह भी मिलती है। उसके अलावा राजस्व वसूल करने के लिए छोटे छोटे अधिकारी थे, जिनमें से थे मुतसर्रिफ, मैं नाम बोल रहा हूं, केवल नाम आप लोग समझ जाइए, मुतसर्रिफ, कारकुन और आमिल। ये जो अधिकारी थे ये राजस्व वसूल करने के लिए छोटे स्तर पर काम करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अलग कर और लगाए। उसने एक कर लगाया घड़ी कर। घड़ी कर मतलब आपके घरों पर कर लगता था, हाउस टैक्स। तो भारत के इतिहास में हाउस टैक्स इंट्रोड्यूस करने वाला पहला आदमी था अलाउद्दीन खिलजी, जो घड़ी कर के नाम से ग्रह कर लेता था, हाउस टैक्स लेता था। क्लियर। और दूसरा उसने एक कर लगाया था चरी कर, घड़ी और चरी। जो चरी कर था वो चरी कर होता था जो चारा खाने वाले जानवर यानी पशुओं पर लगाता था, वो पशुपालन पर कर लगाता था। तो खेती और पशुपालन दोनों पे वो घर और पशुपालन दोनों पर उसने टैक्स इंपोज किए, जिसका नाम था घड़ी कर और चरी कर। उसकी दरें शायद बहुत छोटी मोटी रही होगी पर वो टैक्स लगाता था, और इंडिया की हिस्ट्री में वो पहला आदमी था जिसने इस तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद हम आगे आते हैं, उसने 2 और कर लगाए, एक जजिया और एक जकात। जजिया और जकात, जजिया और जकात हालांकि पहले से चले आ रहे थे, लेकिन जजिया कर का मतलब होता है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। तो जो गैर मुस्लिम थे दिल्ली सल्तनत में, जैसे हिंदू थे, बौद्ध थे, इस तरह के लोगों से जजिया लिया जाता था। और दूसरा कर था जकात। जकात मुसलमानों से लिया जाता था उनकी आय का 40वां भाग। तो 40वां भाग मतलब 2.5%। तो जो जकात था, जकात लिया जाता था मुसलमानों से उनकी आमदनी का 40वां भाग यानी 2.5%। और जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों से यानी हिंदू और बाकी जो लोग थे उनसे वसूला जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय तक ब्राह्मणों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर जजिया नहीं लगता था। ये 3 लोग ऐसे थे, ब्राह्मण, महिलाएं और बच्चे, जो जजिया कर से वंचित थे। बाकी सभी लोगों पर जजिया कर लगाया जाता था। जो बाजार था उस बाजार को उसने 4 भागों में बांट दिया था, अनाज का, सराय अदल, घोड़े और दास का और सामान्य बाजार। क्लियर। और उसके बाद अगर हम देखें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी जो भूमि है उसने भूमि
के सुधार के लिए बहुत सारे काम किए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए। रेवेन्यू वसूल नहीं किया, बल्कि लैंड को कैसे रिफॉर्म किया जाए उसके भी लगातार काम वो करता रहा। और इसी कारण से उसके पास बहुत बड़ा राजकोष था, क्योंकि वो टैक्स बहुत इंपोज करता था, लेकिन व्यवस्था को बहुत कड़ाई के साथ लागू करता था। बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अलाउद्दीन खिलजी व्यवस्था को लागू करता था। अभी इसमें काफ़ी चर्चा और भी करनी है हम लोगों को। इस बीच में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक पोस्ट डाली गई थी एक ग्रुप में। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि हमारी सनातन संस्कृति में जो है सती प्रथा नहीं होती थी और ये मुगलों के समय आकर के शुरू हुई। तो भाई ऐसी पोस्टें जिनका इतिहास में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो मत डालिए प्लीज़, क्योंकि आप जो है गलत इतिहास समाज के सामने मत परोसिए, गलत जानकारी मत दीजिए। भारत में सती प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर हम लोग अभिलेख की बात करें तो 510 ईस्वी का एरण अभिलेख मिला है, जो सागर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का। वहां पर बीना स्टेशन है, एक बीना स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है एरण, वहां से एक अभिलेख मिला है 510 ईस्वी का गुप्त राजा भानुगुप्त का। और वो अभिलेख इस समय सागर विश्वविद्यालय में रखा हुआ है सुरक्षित। उस अभिलेख में जो भानुगुप्त का 510 ईस्वी का जो अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है सती प्रथा के बारे में पूरा। तो अभी जो पोस्ट डाली गई थी एक ग्रुप में कि मुगलों के समय, मुगल भारत में 1526 में आते हैं, उसके 1000 साल बाद, यानी मुगलों के आने से 1000 साल पहले भारत में सती प्रथा होती थी। उसके प्रमाण तो अभिलेख पे है, साहित्य में देखेंगे तो और बहुत सारे आपको प्रमाण मिल जाएंगे। तो मेरा सब लोगों से ये कहना है कि आप जो है ज्ञान से गुमराह मत कीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है, आपको अगर नहीं पता है इतिहास में, तो किसी का भी कॉपी पेस्ट करके आप मत चिपका दीजिए समाज के ऊपर। समाज को प्लीज मिसगाइड मत करिए। ऐसा ना हो कि हम समाज पे गलत चीजें थोपते चले जाएं और हम जिस पीढ़ी को पढ़ाने का समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस पीढ़ी को आप फालतू में बर्बाद करते चले जाओ। जैसे मैंने कहा ना, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के इतिहास को समझा जाता है। भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में अकबर से ज्यादा भारत धनी कभी नहीं था। अकबर का जो शासनकाल है उससे ज्यादा धनी भारत कभी नहीं था। भारत के पास लगभग 20 से लेकर 25% जीडीपी थी वर्ल्ड की, जो आज मेरे ख्याल से 5% 6% भी नहीं होगी। तो प्लीज आप सब लोग ये ध्यान रखिए, अगर इतिहास को समझना है, सच्चाई को जानना है, तो पूर्वाग्रह से मुक्त होना है। बिल्कुल किसी चीज के बारे में बायसनेस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जो गलत इतिहास है, जो पौराणिक और काल्पनिक इतिहास है, भाई उसको समाज में मत थोपिए। आपके गलत, आपने लिख दिया कि मुगल काल में जो है सती प्रथा मुगल काल में शुरू हुई। एक बच्चे ने पढ़ लिया, आगे चल करके वो आईएएस का एग्जाम देने जाए या एसएससी का बैंक का एग्जाम देने जाए और वहां पे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सती प्रथा कब आरंभ हुई, तो वो लिख देगा मुगल काल में, उसका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, खास करके जब भी हम कोई जानकारी शेयर करें, कोई भी सूचना हम लोग शेयर करें, उसमें हम लोगों को 100% अगर पता है कि इसके प्रमाण क्या हैं तो ही हम उसको शेयर करें। हम काल्पनिक इतिहास को समाज के ऊपर ना थोपे। ये आपका मनोरंजन का विषय हो सकता है, आपकी काल्पनिक आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन ये समाज की उन्नति का विषय नहीं हो सकता। ये किसी भी समाज को बहुत बुरी तरीके से मिसगाइड कर सकता है। क्योंकि आईएएस की परीक्षा आप देने जाएंगे तो आईएएस की परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा कि भारत में 510 ईस्वी के एरण के अभिलेख में पहली बार सती प्रथा के उल्लेख मिलते हैं। अगर ये लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। और अगर गलती से आपने लिख दिया कि मुगलों के समय भारत में सती प्रथा आरंभ हुई तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो प्लीज समाज के साथ कितना आप अन्याय कर रहे हो वो तो छोड़ दो। ये आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको तो अन्याय में मत फंसाओ आप। उनको तो आप गलत जानकारी दे करके उनको गुमराह तो मत करो प्लीज। आपको अगर नहीं आता है तो आप मत लिखिए। आपको अगर नहीं आता है क्यों आप लिखते हो? अगर आप इतिहास को, अगर आपको लिखना है तो हिस्ट्री को पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आप इतिहास के बारे में लिखें तो आप इतिहास को पढ़िए। और बहुत सारे जो फैक्ट, मैं आपसे कहता हूं कि इतिहास में देखिए बहुत सारी उसकी धाराएं हैं, इतिहास को लेकर के बहुत सारी धाराएं हैं। मेरा यह कहना है कि जिस इतिहास को विश्वविद्यालयों ने मान्यता दी है, यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, जिस इतिहास को आईएएस पीएससी जैसे कमीशन ने मान्यता दी है, हम लोग उसी को इतिहास मान के चले। जब तक वो नहीं बदलेंगे हम नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद आपको ज्ञानी या भ्रमित करना नहीं है,
हमारा मकसद ये है कि जो इतिहास विश्वविद्यालयों के लिए मानक है, जो इतिहास आईएएस, पीसीएस, पीएससी, एसएससी, बैंक के लिए मानक है, वही इतिहास समाज को जानना चाहिए, क्योंकि उसी इतिहास से समाज के बच्चे कंपटीशन एग्जाम पास करके आईएएस, पीसीएस, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर बन सकते हैं। अगर हमने गलत इतिहास थोपना शुरू कर दिया तो बच्चे वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, बड़े पदों पर पहुंचने से वंचित हो जाएंगे। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने ज्ञान को अपने पास रखें। कम से कम अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह के ज्ञान को स्प्रेड ना करें, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर हम गलत चीजें भावना में बह करके धार्मिक और काल्पनिक चीजें इतिहास के रूप में समाज के ऊपर थोपते हैं तो हम अपने समाज का और हमारे समाज के जो बच्चे हैं, आने वाले जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट है, उनके साथ हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अगर अकबर के काल में भारत की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, ये सत्य है, यही प्रमाण है, इसी को दुनिया भर के इतिहासकारों ने प्रूव किया है। आपको आईएएस में ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने आईएएस में गुस्से में आकर के बोल दिया कि अकबर तो गधा था, अकबर तो मूर्ख था, अकबर के समय तो भारत में भुखमरी थी, अकाल था, ये था, वो था, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इतिहासकार हमारी जो भावनाओं से नहीं चलता, इतिहास चलता है तर्कों से, तथ्यों से, प्रमाणों से। तो सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी अनर्गल, कुछ भी अप्रमाणिक कम से कम इतिहास के रूप में ना लिखें। आप राजनीति के ऊपर लिखिए, वो चलता है, राजनीति में सटायर भी चलता है, हल्की फुल्की बातें भी चलती हैं, लेकिन इतिहास जैसे विषयों के साथ में बहुत सावधानी और गंभीरता बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ में भविष्य की पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है, जो आने वाली पीढ़ी है। तो हम लोग इसका ध्यान रखें। और मैंने अक्सर देखा है कि दिन भर में 1, 2, 4 जो है इस तरह की पोस्ट आ जाती हैं, जिसके कारण भारत में, हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे गुमराह रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आ जाएगी कार्तवीर अर्जुन, उसकी पोस्ट आना शुरू हो जाएगी। अरे भाई, जो इतिहास में नहीं है आप क्यों उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो? जिन चीज़ों का कहीं इतिहास में प्रूव नहीं है, हम उस पर अपनी ऊर्जा वेस्ट करके अपने बच्चों को कंपटीशन एग्जाम से दूर कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्लियर? सटीक जानकारी भले ही कम हो, लेकिन सटीक जानकारी और वही बताएं जिससे उसका भला हो, या उसके माता पिता सोचें कि भाई हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। खाली इसलिए नहीं कि मैंने अपने धर्म के बारे में बड़ा चढ़ा के लिख दिया तो लोग मेरे कमेंट पर खुश होंगे, मेरी प्रशंसा होगी। आपकी प्रशंसा के चक्कर में आप कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, आप वो भी सोचिए। क्लियर? सो हम लोग सब इस बात का ध्यान रखें और कुछ भी लिखने से पहले उसकी जांच पड़ताल, उसके तथ्यों की पूरी पड़ताल करें और तभी लिखें, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आई हुई कोई भी चीज़ बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। तो हम लोग उसकी सत्यता को हमेशा याद रखें कि उसमें अगर सत्य है तो ही हम लेके आएँ उसको, अगर सत्य नहीं है तो हम लोग फिर उसको लोगों के बीच में ना लेके आएँ। और भाई, सदियों से समाज इतना पिछड़ा है, इतना बैकवर्ड है एजुकेशन के कारण, अब भी गलत चीज़ें पढ़ाओगे क्या आप? अब तो भैया सही चीज़ें पढ़ लो, अभी तो आप लोग सही चीज़ें पढ़ लीजिए। और ऐसे उदाहरण आए दिन आते रहते हैं, ऐसे उदाहरण जो है मैं सोशल मीडिया पे आए दिन देखता रहता हूँ। तो ये हम लोगों का काम है, जिम्मेदारी है। हालांकि मैंने लिख दिया, जिन्होंने वो पोस्ट लिखी थी उनको मैंने लिख दिया कि आपको इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता है और कृपया करके आप जो है इस तरह की चीज़ें न डालें जिससे समाज के बच्चे गुमराह हों। और दूसरा, मैंने उनको जवाब भी दे दिया कि एरन अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, और आपको पता होगा कि बहुत पुराने पौराणिक साहित्य में भी जानकारी मिलती है। जैसे आपने सुना होगा सती अनुसुईया, सती अनुसुईया का नाम सुना होगा। सुलोचना सती हो गई थी, उसकी मेघनाथ की पत्नी। पांडु की पत्नी माद्री जो है वो सती हो गई थी। ये पौराणिक है, इतिहास नहीं बता रहा हूँ, पुराणों में भी, मतलब पौराणिक जो गाथा है उनमें भी लिखा हुआ है, बहुत पहले से सती प्रथा के प्रमाण हैं। तो भाई हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मतलब 20 साल वो सुल्तान रहा और 20 साल में एक बहुत मजबूत दिल्ली सल्तनत की उसने स्थापना कर दी। 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद कुछ लोग उसके जो वंशज थे, जैसे शिहाबुद्दीन, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी, उसके बाद गयासुद्दीन, ये लोग राजा बने। गयासुद्दीन खिलजी, इनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं था, ये कम समय में ही निकल गए, 3-4 साल में ये। और जो मुबारक शाह खिलजी था उसको तो कहा जाता है कि विकृत था, वो विकृत था व्यक्ति, और औरतों के कपड़े वपड़े पहन के दरबार में आता था। मतलब खिलजी वंश की हालत ये होगी कि जिस खिलजियों के सामने सबकी जो है हवा खराब रहती थी, उनका राजा बाद में चल करके वो औरतों के कपड़े पहन के दरबार में नाचा करता था। और बाद में इतने कमजोर राजा हुए कि उन्हीं के एक सरदार था
गयासुद्दीन तुगलक, उसने उसकी हत्या कर दी अंतिम जो है खलजी राजा की, और खुद ही राजा बन गया। तो वहाँ से फिर तुगलक वंश की शुरुआत होगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो ये पूरा का पूरा जो इतिहास है वो खलजियों का इतिहास है। और जिन्होंने पद्मावत मूवी देखी होगी उसमें देखा होगा कि जो अलाउद्दीन खलजी बनता है, रणवीर सिंह, कितना खतरनाक दिखाया है उसमें। वो तो कम दिखाया है, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था वो। क्लियर। सो ये पूरा खिलजियों का इतिहास है, और इसके माध्यम से हमारा मध्यकाल के इतिहास में हमारी दशा ठीक है, हमारी रफ्तार भी ठीक है। आगे तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ये रह गए हमारे, इनको भी हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद मुगल इतिहास पढ़ेंगे। मुगल इतिहास में काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो हमारा प्रयास है कि 17 मई तक लॉकडाउन है, 17 मई तक सोच रहे हैं कि इतिहास में कम से कम मध्यकालीन इतिहास तो खत्म कर ही लेंगे। क्लियर। तो चलिए, तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं रखेंगे खलजी तक, ताकि खिलजी के बारे में आपको पता रहे। और आप लोग जो है पद्मावत जो मूवी है ना, वो पद्मावत मूवी बेसिकली एक किताब से ली गई है। मलिक मोहम्मद जायसी एक लेखक थे 1540 ईस्वी में, शेर शाह सूरी के समय। तो उनके वो दरबारी कवि थे, उन्होंने वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत। तो पद्मावत एक साहित्यिक रचना है जिसके आधार पर पद्मावत मूवी बनी है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो करेक्टर है और ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी ऐतिहासिक है, प्रमाणिक हैं, और तमाम इतिहासकारों ने चीज़ें ये लिखी हुई हैं। और अलाउद्दीन खिलजी का नहीं, अभी क्या है ना, लोगों को हकीकत लिखने में बहुत समय लगेगा। राम सजीवन लोधी जी ने जो कहा है ना, हकीकत लिखने में बहुत टाइम लगता है, लोगों को सही चीज़ों को सुधारने में बहुत समय लगता है। और वही है ना कि जब आपके पास जानकारी नहीं होती है तो आप अवैज्ञानिक, काल्पनिक, मनगढ़ंत चीज़ों को भी आप पेश करते रहते हैं लोगों के बीच में। ये जो सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि इग्नोरेंस है, नॉलेज नहीं है। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास ज्ञान होगा, तो फिर ये अनावश्यक चीज़ें नहीं आएंगी। तो जैसा अब मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ाया कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधार, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। आप जो है इस सेशन के बाद आप लोग गूगल पे सर्च करना आईएएस के पेपर्स, आईएएस हिस्ट्री के पेपर्स, और आईएएस हिस्ट्री के जो पेपर हैं उस पेपर्स में आप डालना अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो जो मैंने कहा उसका साम्राज्य विस्तार, उसकी बाजार नीति और उसके भू राजस्व के सुधार, इन तीनों ही से आईएएस में सवाल आ चुके हैं, आईएएस की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कई सारे विश्वविद्यालय में एमए के और बीए के एग्जाम्स में यही सवाल पूछे गए हैं, और यही एग्जैक्टली फैक्ट्स हैं। तो हम लोग सब इसका वो करें। चलिए, सो आज की चर्चा हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे, और तुगलक वंश कल पूरा कर लेंगे। मतलब तुगलक वंश में एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी आपको मिलेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है, लेकिन पागल नहीं था वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, लेकिन जो उसने योजनाएं अपनाई वो समय से पहले लागू कर दी थी, इसी कारण से वो फेल हो गया था। तो कल हम लोग गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन 3 लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। और तुगलक वंश बहुत महत्वपूर्ण है। सैयद वंश में कुछ ज़्यादा नहीं है, सैयद वंश में तो 5 मिनट का काम है। लोधी वंश हम लोग जरूर पढ़ेंगे, जिसमें इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी जैसे महत्वपूर्ण शासक हैं। तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और कल सुबह हम लोग संविधान पे क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल हम लोग संविधान पर मॉर्निंग में 7:30 पे क्वेश्चन आंसर सेशन आरंभ कर रहे हैं, जिसमें कुछ आर्टिकल्स हम लोग लेते जाएंगे, और 2-3 दिन में पूरा संविधान हम लोग रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में हम कोई और सब्जेक्ट आरंभ करेंगे। हो सकता है इकोनॉमिक्स करें, हो सकता है हम लोग ज्योग्राफी करें, हो सकता है हम करंट अफेयर्स करें। और एक सेशन मैं प्लान कर रहा हूं कि समाज की सामाजिक सोच क्या हो, समाज की आर्थिक सोच क्या हो, समाज की राजनीतिक सोच क्या हो, समाज की सांस्कृतिक सोच क्या हो, इस पर भी मैं एक प्लानिंग कर रहा हूं कि एक सेशन में रखूंगा कि हमको सामाजिक किस तरीके से सोचना चाहिए, पॉलिटिकली कैसे सोचना चाहिए। वो समाज के ऊपर एक अच्छा खासा सेशन में रिसर्च करके आप लोगों के बीच में रखूंगा, और बहुत काम का रहेगा वो। उसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे और बहुत सारी चीज़ों से हम तुलना करते हुए उसके बारे में अपनी
राय और विचार रखेंगे। तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग जुड़े इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती समय आप लोगों ने दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।